नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग क्या छिपाना चाहता है और क्या ऐसा है जिसको छिपाकर वो किसको फायदा देना चाहता है? क्या चुनाव आयोग का काम छिपाना है? क्या चुनाव आयोग नागरिकों के लिए नहीं है, मतदाताओं के लिए नहीं है? क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान से ऊपर है? जी हां, आज ये सवाल है। सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार भारत के हितों का ध्यान रखने के लिए है या भारत के हितों से खिलवाड़ करने के लिए? यह भी जरूरी है कि हमें इस बात का पूरी तरीके से अंदेशा होना चाहिए कि भारत का हित किसमें है और भारत के पुराने रिश्ते किसमें रहे, भारत किस दिशा में बढ़ रहा है और उससे देश पर क्या असर पड़ेगा। इन सब को सोचना और इन सब के लिए करना भारत की सियासत और भारत के हुक्मरां का काम है। जी हां, और आज हुक्मरां किस दिशा में जा रहे हैं? राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर के। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया कि 45 दिन में जो भी चुनाव से संबंधित डेटा होगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी जाएगी। पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, फिर उसके बाद में उसे नष्ट करने की बात कहेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान हो या हरियाणा के चुनाव के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने उसके तमाम डेटा मांगे थे, तमाम वो सीसीटीवी फुटेज मांगी थी जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में वोटिंग के लिए इतनी भीड़ आई थी, इतने लोग आए थे या नहीं आए थे, या जो अचानक एकदम से एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया वो कैसे बढ़ गया, किन लोगों ने वोट किया। उसमें यह नहीं देखने को कहा गया कि किसने किसको वोट दिया और ना ही यह रिकॉर्ड होता है। तो इसमें कहीं किसी की निजता प्रभावित नहीं होती। लेकिन हाई कोर्ट ने यह उचित समझा कि यह डेटा देना चाहिए, यह सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, और इसका आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मोहम्मद पासा जो वकील हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, उनके पिटीशन पर दिया। उनके पिटीशन पे दिए गए इस आदेश के बाद में सरकार ने अचानक चुनाव आयोग के साथ मिलकर के एक रोक लगवा दी कि कोई डेटा अब शेयर नहीं किया जाएगा, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी। और इसके लिए अचानक एकदम से कानून बदला गया और सब ने परमिशन दे दी। अब आप समझ सकते हैं, रातों रात कानून बन जाए, रातों रात रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि 0.8% वोट से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ गई और 0.8% वोट से, यानी 0.8% वोट से कांग्रेस चुनाव हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। जबकि माहौल और चुनावी पूरे हालात यह बता रहे थे कि नतीजे तो कांग्रेस के पक्ष में थे। जब यह सारे बदलाव हो रहे हो तो शंका पैदा होती है मतदाताओं में भी, सियासतदानों में भी, और तमाम सारे उन स्टेक होल्डर्स में भी। निश्चित रूप से यह बेहद दुखद था कि आपने वह पारदर्शिता नहीं रखी जो चुनाव आयोग की शुचिता को पूरा करता है, जो नैतिकता को प्रदर्शित करता है, जो यह बताता है कि धांधली नहीं हुई। बहरहाल महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में अचानक वोटर्स ऐसे बढ़ गए, जितने बालिग मतदाता हैं, यानी वयस्क मतदाता हैं, जो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में उससे ज्यादा वोटर बना दिए गए। और इसी तरीके से एक ही बिल्डिंग में 7,000 से अधिक वोटर बना दिए गए। अब आप सोचिए, जब यह खेल हो रहा हो तो डेटा मांगना और शंका का निवारण करना किसका काम है? चुनाव आयोग का। और सरकार को उसमें मददगार होना चाहिए। लेकिन हो उलट रहा है। वो न तो
पारदर्शिता निभा रहे हैं, ना ही उसका पालन कर रहे हैं। हालात जिस तरह के हैं उससे यह प्रदर्शित होता है कि अब किसी भी स्थिति में वहां यह संभव नहीं होगा। अब आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। क्यों? चौकीदार ही चोर है। जी हां, जब चौकीदार ही चोर होगा तो यही होता है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, सबसे बड़ी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होते हुए, उसने इसका लिखित आवेदन दिया, जो उनकी प्रदेश इकाई है, कि हमें इसका पूरा कंपाइल डाटा दीजिए कि कितने वोटर थे, कितने बढ़े, जो बढ़े वो कहां से आए, और वो वोटर का क्या है, स्टेटस दीजिए। और जब उन्होंने उसका पूरा डेटा मांग लिया कि पूरा डिजिटलाइज दे दीजिए, हमें कागज में नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, वो डेटा भी देने में सरकार को परेशानी हो गई। क्यों हो गई? यदि आप चोर नहीं है तो डेटा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने वहां की जो एमबीए की सहयोगी दल थे, उन सबके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें कहा, अपना लेख लिखा, उसमें कहा भारत का चुनाव आयोग आज अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। उस पर विश्वास नहीं है, उसके चुनाव आयुक्तों पर विश्वास नहीं है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्तों पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो धांधली कर रहे हैं, सीधे सीधे डाका डाल रहे हैं, चोरी नहीं, सीधे डाका डाल रहे हैं। और वह डाका किसी पार्टी पर नहीं हो रहा है, इस देश के मतदाताओं पर पड़ रहा है, इस देश के नागरिकों पर पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि इस देश का नागरिक अपनी सरकार चुनता है, संविधान और लोकतंत्र उसे अधिकार देता है, लेकिन उसे छीनने का काम नहीं। फिर उसके बाद में जब राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर के कहा कि हमें 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए कि उसके बाद जो वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा, और वो वोट जो पड़ा कहां कहां सबसे ज्यादा पड़ा, और उसकी सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, तो वह भी नहीं देने को तैयार है। जब आपके मतदान केंद्र में कोई वोट डालने के लिए खड़ा है तो उसमें उसका देने में क्या हर्ज है भाई? वो तो अंदर का तो दिखा नहीं रहे हैं कि वो वोट डाल रहा है, किसको डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, क्या कर रहा है। ये तो वो मांगा जा रहा है जहां उसकी निजता प्रभावित नहीं होती है, जहां गोपनीयता प्रभावित नहीं होती। लेकिन साहब वो भी नहीं देंगे, और वो नहीं देंगे। अब लगा कि कहीं इसको लेकर के आगे कानूनी तौर पे या दूसरे तौर पे सरकार को घेर न लिया जाए, चुनाव आयोग को घेर न लिया जाए, तो डरे हुए चुनाव आयोग ने साजिश रची कि कैसे लोकतंत्र के डाके को जारी रखा जाए, क्योंकि वो साथ में कल्प्रिट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के यह डाका डाल रहे हैं। इसलिए उन्हें डर था, और इसलिए 45 दिनों में जो चुनाव होंगे अग्रिम, उनके डेटा और सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी जाएगी। आप देंगे भी नहीं और 45 दिन बाद नष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जब तक आप समझेंगे, सारी चीजें केस बनाएंगे और जाएंगे, तब तक तो डेटा ही, वो कहेंगे डेटा नष्ट हो गया, और डेटा नष्ट हो जाएगा तो साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही खेल हो रहा है तमाम जगह पे। इसी तरीके से इन्होंने खेल किया है कि डेटा नष्ट हो गया। अब जब यह सारा खेल हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर अचानक कुछ घंटे में वोट कैसे बढ़ जाते हैं। एक मशीन में वोट डालते वक्त कितने मिनट का टाइम लगता है, यह खुद एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है, और उसके मुताबिक उतने वोट पड़ ही नहीं सकते जितने वोट उन्होंने उस वक्त में कहे डाल दिए गए। तमाम सारे लोग जनता के कहते हैं कि विपक्ष शायद एड्रेस नहीं कर पा रहा है, विपक्ष वो लड़ नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा। विपक्ष कह रहा है, लेकिन जब डाका डाल लिया जाएगा तो क्या करेंगे? इसकी लड़ाई तो जनता को ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मतदाता वो है और वोट वो देता है, उसका स्टेक वो होल्डर है, और
उसके अधिकार के साथ में यह खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ चोरी हो रही है। वो वोट कहीं दे रहा है, वोट कहीं और जा रहा है, या वो वोट डाल ही नहीं रहा है, उसके नाम पर वोट कोई दूसरा डाल दे रहा है। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज देने से डर लग रहा है, नहीं तो इसमें कोई गोपनीयता की स्थिति नहीं। हर व्यक्ति जो वोट डालता है दिखाता है कि हाँ मैंने वोट डाला। तो जब यह दिखाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो तो नहीं डरता है। डर कौन रहा है? सरकार डर रही है। जी हाँ, तभी राहुल गांधी ने इसको लेकर के आज फिर जब कहा तो सरकार और चुनाव आयोग हिल गए। चुनाव आयोग को आज तक हिम्मत नहीं हुई कि अपने लेटर हेड पर राहुल गांधी को जवाब दे सके उनके सवालों का, आज तक नहीं दे पाए। लेकिन मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और उनके जरिए ये सारे खेल हो रहे हैं, गोदी जजेस के जरिए सारे खेल हो रहे हैं, और ये सब खेल हो रहे हो तो निश्चित रूप से आता है। अब यदि किसी का नाम ले दीजिए तो साहब सोमोटो हो जाएगा, दूसरे कंटेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि आज जो हालात बना दिए गए हैं, चुनाव आयोग गोदी हो गया है, मीडिया गोदी था ही, और ब्यूरोक्रेसी भी गोदी है, और इसके बाद तमाम एजेंसियां, तमाम संवैधानिक संस्थाएं आज नरेंद्र मोदी की गोदी हो गई। यही वजह है कि वैश्विक जगत में हम बेइज्जत हो रहे हैं, और इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। भारत की विदेश नीति फेल हो रही है, दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन इस बेईमानी के जरिए हम खड़े। तो इसी बात को लेकर सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा, और उस एक लेख में लिखा कि जब इजराइल और ईरान के बीच में आज युद्ध के हालात हैं और युद्ध की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, तमाम हो रहे हैं, इस कन्फ्लिक्ट संघर्ष के दौरान हमें यह देखना होगा कि हम कहां खड़े। ईरान वह देश है जब 1994 में कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आया था पाकिस्तान, तब ईरान ने हमारा साथ दिया था और वो हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में लड़ा था। इसके पहले आप देखिए, तमाम बार जब हमारे पास इतना पैसा नहीं था और हमें क्रूड ऑयल की जरूरत थी, यानी पेट्रोलियम की जरूरत थी, तो उसने हमें अनाज के बदले तेल दिया था, और उसने हमें हर उस वक्त में साथ दिया। वैसे भी ईरानी जो शासक हैं वो मूलतः भारत के हैं, और ये शिया मुसलमान है। ये वो शिया मुसलमान है जो सदैव भाजपा के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके उनके ऊपर यदि आज संकट आया है तो उस संकट के दौर में उनका साथ देने, उनके पक्ष में बात करने या न्याय की बात करने से हम क्यों डर रहे हैं? सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब है। इसी तरह फिलिस्तीन में जब मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लगातार वहां पर नरसंहार कर रहा है इजराइल, हम उसमें भी नहीं बोल पा रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आता है तो हम उसमें वोटिंग करने से भाग खड़े होते हैं। ऐसा डरपोक यदि प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र सरेंडर कहने में कोई, मुझे लगता है, अतिशयोक्ति नहीं है। तो नरेंद्र सरेंडर ने आज पूरी दुनिया के सामने हमें जिस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं रह गया, भारत के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का कोई मोल नहीं रह गया, भारत के अंदर न्याय नहीं रह गया, भारत के अंदर ईमानदारी नहीं रह गई, और चुनाव लूटे जा रहे हैं। और भारत के बाहर हम पूरी दुनिया में इसलिए बेइज्जत हो रहे हैं क्योंकि हम स्टैंड नहीं ले पा रहे, हम यह नहीं बोल पा रहे हैं हम किस तरफ हैं और कैसे हैं और क्यों है। अमेरिका अपने हितों को साधता है। जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था तब अमेरिका ने साथ दिया था, भारत को हर पल पल में साथ दिया है वो ईरान। और हम ऐसे वक्त में ईरान का साथ देना तो दूर, हम उस जगह जाके खड़े हो जा रहे हैं जहां उसको नेस्तनाबूद करने की बात की जा रही है। तो आखिर हम पेगासस या दूसरी और चीजों, अदानी अंबानी के लिए क्या इतने बिक चुके हैं कि हमारी अपनी कोई नीति नहीं रह गई, हमने सरेंडर कर दिया?
तो जब सरेंडर कर दिया हो तो निश्चित रूप से इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को बोलना चाहिए, और वही स्टैंड श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रदर्शित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ईरान के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए क्यों भारत की आजादी के बाद से लेके हर बार हमें मदद उन्होंने ही की, हमें इजराइल ने तब मदद नहीं की और आज तक नहीं की। इजराइल से नरेंद्र मोदी पेगासस लेकर के जो है जासूसी करते हैं विपक्षी नेताओं की, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की, तमाम न्यायपालिका के लोगों की। यह भारत के लिए शर्मनाक स्थितियां हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सच को सामने लाने के लिए उस दिशा में काम करें, और हमारी विदेश नीति हो या देश नीति हो, दोनों पारदर्शी भी हो और दोनों सही भी हो, दोनों जनता के हितों को ध्यान में रख के आए और इस देश के स्टेट को ध्यान में रखें, लोकतंत्र और संविधान को ध्यान में रखें। इसीलिए राहुल गांधी संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, और जब वह लड़ाई लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरी पार्टी को, जन संघ जो आरएसएस है, उन सबको परेशानी हो जाती है। जी हाँ, इसीलिए तकलीफ है, और गोदी मीडिया के जरिए उनके बारे में जिस तरह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, वह अपने आप में शर्मनाक है। जी हाँ, शर्मनाक। वह शर्मनाक माहौल हम लगातार देख रहे हैं। यह हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बेहद संकट में होगी जब अभी इस विवाद के दौरान, गोलाबारी के दौरान हमारे नागरिक ईरान में फंसे थे, तो ईरान ने हमें वह मदद की कि हमारे नागरिकों को निकालने में, वहां से अपने विमान से लेके दूसरे अपनी एयर स्पेस, सब कुछ हमारे लिए खोला गया। यह प्रेम है उसका हमारे प्रति। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यह हमें सोचना होगा। जी हाँ, यह हमारा कर्तव्य है। जय